एवरीबॉडी कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 207। पिछले पार्ट में क्या हुआ ये हम सबको पता है। एंड में जाके ये बात भी साफ हो गई थी कि अब सारी जिम्मेदारियां जियान के कंधों पे आ गई हैं। चलो हम इस एपिसोड से जानेंगे कि आखिर वो प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा। लेकिन जो पिछले एपिसोड को नहीं देख पाए हैं उनके लिए पहले रिकैप कर लिया जाए। ऑफ कोर्स जिन्हें रिकैप पसंद नहीं है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये सबके लिए नहीं होता है। पिछले पार्ट की शुरुआत होती है वहां से जो इन्फोर्सर फेंग जियांग जियान की बॉडी को पोजेस करने वाले गोल्डन डैकिंग के ऊपर थोड़ा भारी पड़ने लगा था। ये होता है जियान की कमजोर शरीर की वजह से। जो 3 स्टार दोशियान ने उसे ऊपर की स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पा रहा था। इस वजह से गोल्डन डैकिंग भी उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इसी पर शाओमियो को जियान होली फ्लेम का कंट्रोल दे देता है। इनके युद्ध का रुख बदल गया था। शाओमियो ने अपने दोशियान वाले डोमेन में होली फ्लेम की पावर को मिला लिया होता है। जैसे उस फेंग जियांग का डोमेन एकदम तबाह हो गया था और एंड में जाके उसका काम तमाम कैसे होता है आप उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए पिछले एपिसोड को देख सकते हो। अब समय आ गया होता है गोल्डन डैकिंग, शाओमियो और एंसेस्टर शाओजुआन के जाने का। इन्हें कुछ जरूरी काम करने थे लेकिन जाने से पहले गोल्डन डैकिंग तो लिटिल लॉर्ड की हेल्प से जियान को उसकी सोल पावर में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करते हैं। ये होते हैं उस फेंग जियांग की दोशियान सोल को ऑब्जर्व करके। चलो हम इस एपिसोड की स्टोरी को यहीं से शुरू करते हैं। ये जगह वही थी जहाँ पे कुछ समय पहले जियान के साथ 3 और लोग मौजूद थे, लेकिन अब वो अकेला रह गया होता है। ये शांति काफी लंबे समय तक टिकती है। अंत में जाके कोई विकल्प न होने की वजह से जियान को खुद खड़ा होना पड़ता है। उसकी आंखें देखती रहती हैं उस दिशा की तरफ जहाँ उसके मास्टर अंकल गोल्डन डैकिंग और उसके एंसेस्टर्स गए थे। जियान कहते हैं मास्टर अंकल ने अभी मुझे शाओ क्लैन के बारे में ज्यादा बताया नहीं है। लगता है मेरी स्ट्रेंथ अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है कि मैं उन मामलों में दखल अंदाजी कर सकूं। लेकिन इस इन्फोर्सर फेंग जियांग से ये बात तो साफ हो गई है कि मेरे शाओ क्लैन का इस दुनिया से गायब होना ये इंसानी दुनिया के सेंटर से रिलेटेड है जहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है ये कोई जियान से सीखे। अकेला रह जाने की वजह से उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ होता बल्कि उसकी आंखें डिटर्मिनेशन के पैनेपन से भर गई होती है। उसे पावर चाहिए थी, पावर काइलिन को प्रोटेक्ट करने की। वो जुनर को ढूंढना चाहता था फिर उसे जुकुन का भी पता लगाना था। जियान साथ में मिलकर शाओ क्लैन को बचाना चाहता था। वो एक गहरी सांस लेने के बाद बोलता है स्टेप बाय स्टेप। चलो अभी मैं फोकस करता हूँ आने वाले कंपटीशन के ऊपर। उसके बाद बारी होगी होली फ्लेम और जुन्नर की। शायद मैं तब उन सीक्रेट्स को जानने के काबिल बन पाऊंगा जिन्हें जानने का मेरा हक है। इन थॉट्स को सेटल करके वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ से बाहर आने लगता है। बहुत जल्दी जियान स्पीड को पकड़ लेता है। ऐसा लगता है फिर से ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट में एंटर करने में जियान को लंबा समय नहीं लगेगा। अफसोस की बात है कि चीज ऐसी होती नहीं है जैसा हम सोचते हैं। करीब 30-40 सेकंड तक उड़ने के बाद जियान का फिक्र अचानक से रुक गया था। वो खुद से करवाट से भरी आवाज में कहता है वेट, ये ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट का सबसे भारी किनारा है तो आखिर में वापस कैसे जाऊं। वो फिर से दिमाग पे जोर देता है। जियान कहता है राइट, डेप्यूटी हॉल मास्टर ने कहा था कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ एक सील से घिरा हुआ है। इस जगह में घोस्ट रियल्म का एंट्रेंस ही मौजूद है। वहाँ एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं उस चीज का इस्तेमाल कर पाता हूँ तो समय रहते बर्निंग सेंस पवेलियन लौटने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे भी सैक कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट होने में ज्यादा समय नहीं बचा। उम्मीद करता हूँ कि कोई नई परेशानी खड़ी नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है। हम एक छोटे से कस्बे को देखते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाउन। ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट के किनारे पे मौजूद ये टाउन अपने कुछ हिस्से को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भी रखता था। इसमें रहने वालों की संख्या कुछ 100 में ही होती है। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि टाउन एक्चुअली बर्निंग सेंस पवेलियन का ठिकाना है। फैंक्शन पवेलियन ने अपने एक्सपर्ट्स को इस टाउन में इसलिए रखा होता है क्योंकि वो गार्ड करते थे उस द्वार को जो इंसानी दुनिया को घोस्ट रियल्म से जोड़ता था। यहाँ सिर्फ डिसेबल्स को ट्रेन करने का मौका नहीं मिलता बल्कि घोस्ट रियल्म की सेल को भी देखने की अच्छी जगह होती है। काफी उल्टा सीधा उड़ने के बाद जियान इस जगह के पास पहुंच जाता है। वो ऊपर से इस कस्बे को देख के बोलता है ये जगह ये इतनी खाली खाली क्यों लग रही है। असल में इस टाउन से जियान हजारों किलोमीटर दूर होता है लेकिन उसका पावरफुल सोल परसेप्शन ये उसे पूरे एरिया को स्कैन करने का अनुभव दे रहा था। तभी जियान को इस टाउन से थोड़ी दूरी पे से एक अनयूजुअल ऑरा फील हुआ था। इसी मोमेंट में उसके कान में जाती है एक आवाज। वो जब इस आवाज के ऊपर अपने फोकस को ले जाता है सबसे पहले उसे तो भारी भरकम से बंदे दिखाई देते हैं। इन दोनों ने घायल नौजवान को घेर रखा होता है। उन मोटे ताजे बंदों में से एक बोलता है क्यों क्या हुआ और भागो। मैंने तुम्हें पहली चेतावनी दी थी कि जो भी हमारे ज्वाले रॉयल फैमिली को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसका बस एक ही परिणाम है। भले वो घायल हुआ डिसेबल काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में दिख रहा हो लेकिन उसका चेहरा एकदम खूंखार होता है और टिस्क करके बोलता है ये बड़ी बात नहीं है कि कुत्तों का झुंड भी शेर को घेर सकता है। जब इन शब्दों को दूसरी पार्टी सुनती है एक बंदा कहता है कैप्टन इस पे और शब्द बर्बाद मत करो, हम चलो इसे फटाफट से खत्म करके थर्ड प्रिंस को रिपोर्ट करते हैं। वैसे भी सैक कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। अगर हमें जाने में देरी हो गई तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। खासकर जाने से पहले हमारे किंग ने इन सातों को खत्म करने का ऑर्डर
ऑर्डर दिया था। तब तक जियान इस सीन के करीब आ चुका होता है, लेकिन उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से किसी को उसकी मौजूदगी की भनक नहीं लगती। हालांकि जियान इन दोनों 7 स्टार दूरी से बड़ी आसानी से डील कर सकता था, लेकिन उससे कोई जल्दबाजी नहीं होती है। उन दोनों लॉन्डो में से जो कैप्टन होता है वो कोल्ड आवाज में कहता है, बस एक मिड से 7 स्टार दो एम्पर, ये स्ट्रेंथ हम दोनों का सामना करने के लिए काफी नहीं है, खासकर तुम्हारी जो हालत है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभी जान नहीं लूंगा। उसके मुझे शब्द बाहर आई होते हैं। वो तुरंत एक बड़ी सी कुल्हाड़ी को हवा में उठाता है। ये कोई नॉर्मल कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बैटल एक्स थे, और इसे वो लॉन्च कर देता है उस घायल डिसाइपल की तरफ। ये देख के वो इंजर्ड डिसाइपल दांती मीस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी चोटों की वजह से वो जानता था कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, लेकिन इसी मोमेंट में उसकी आंखें खुलती हैं। ये आंखें भरी होती है मैडनेस से, और उसके शरीर में से एक इंटेंस किलिंग इंटेंट बाहर आया था। वो यूज करता है एक सीक्रेट टेक्निक को, जिससे उसका ऑरा एकदम वायलेंट हो जाता है। ये ऑरा बूम की आवाज के साथ सामने के अटैक से टकराता है। हम दोनों के एक दूसरे को कैंसिल करते हुए देखते हैं। जैसे इनको देख के वो कैप्टन से हिला के बोलता है, ओरिजिनली मैं बस इसका एक हाथ काटना चाहता था, लेकिन लगता है अब इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अगली पल उस घायल डिसाइपल के पीछे अपीयर हुआ था। इस पर उसकी बैटल एक्स उस इंजर्ड डिसाइपल के गले की तरफ आगे बढ़ जाती है। हालांकि उस इंजर्ड पर्सन ने भी इस अटैक को सेंस कर लिया होता है, और वो बची हुई एनर्जी से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन पिछले अटैक का सामना करने की वजह से और उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं बची होती। गर्दन पीछे मुड़ाती उसे दिखाई देती वो बैटल एक्स, जो उसकी आंखों में बड़ी होती जा रही थी। उस घायल डिसाइपल की आंखों में अनविलिंगनेस दिखाई देती है। हाउएवर बदलाव इसी मोमेंट पे हुआ था जब वो भारी भरकम सा कैप्टन एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो काफी आसानी से इस बंदे के सिर को उड़ा देगा, लेकिन तभी उसके हाथ झंझनाते हैं और बाद में जाती है उसके कानों में बूम की आवाज। न जाने कहां से एक पावरफुल फोर्स उसकी एक्स में टकरा गई थी। वो कुल्हाड़ी पीछे चली जाती है। वो हमलावर कैप्टन गुर्रा के बोलता है, कौन है यहाँ पे? जवाब देती है काम लेकिन चिल्लिंग आवाज। वो आवाज कहती है, मैं वो हूँ जो तेरी जान लेगा। फाइनली स्पेस में से रिवील होता है एक और फिगर। अभी उसके चेहरे पे एक स्माइल मौजूद थी, लेकिन जब वो कैप्टन स्माइल को देखता है उसकी रीढ़ की हड्डी में चिल फैल जाती है। हालांकि खुद की जान बचने की वजह से वो इंजर्ड डिसाइपल काफी खुश था, लेकिन जब वो सोचता है कि उसकी वजह से दूसरी पार्टी कितनी बड़ी परेशानी फंस गई है, वो जियान से बोलता है लिटिल ब्रदर, बट जियान उसे वहीं पर रोक देता है। वो कहता है, तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचाओ, तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही। बिना हेजिटेशन के कुछ मेडिसिन पिल्स उस इंजर्ड डिसाइपल्स के सामने अपीयर होती हैं। तो भाई दूसरी पार्टी ने जब जान बचाई है तो वो जान की पिल पर शक नहीं करता। हम उसे डायरेक्टली पिल्स को गटकते हुए देखते हैं। वो मेडिसिन पिल्स गले में जाके घुल जाती हैं और तुरंत ही उनका असर दिखना शुरू हो गया था। उस इंजर्ड डिसाइपल के चेहरे के रंग वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ वो हमलावर भी अब शौक से बाहर आ चुका होता है। वो फाइनली जियान की स्ट्रेंथ को सेंस करता है। इस चीज को रियलाइज करके उसके एक्सप्रेशन और खराब हो गए थे। वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोलता है, एक अर्ली स्टेज 7 स्टार दो एम्पर और तुम्हारे इंटरफेयर करने की हिम्मत हो गई। अब तक उसका साथी पास में आ चुका होता है। वो कहता है, कैप्टन इस लड़के को मैं संभालता हूँ। उसका कैप्टन नोट करने वाला था, लेकिन जब वो सोचता है कि उसका अटैक कितनी आसानी से रोक लिया गया था, उसकी भौं से घुट जाती है। वो स्ट्रेंथ डेफिनेटली लेस्ट 7 स्टार दो एम्पर लेवल की थी। वो कैप्टन कहता है, रुको, ये लड़का ये नॉर्मल नहीं है। क्या जियान का भी यहाँ पे समय बर्बाद करने का मूड नहीं होता है? वो अपनी पीठ से रूलर को उतारते हुए बोलता है, ज्वाले रॉयल फैमिली के कुत्ते आखिर इतने घमंडी कब से हो गए? इसी पल बैंग की आवाज के साथ जियान की बॉडी से उसकी स्ट्रेंथ इरप्ट हुई थी। ये होती एक पावरफुल फ्लेम वेव। जब जियान ज्वाले रॉयल फैमिली के से इंसल्ट करता है, वो दोनों बंदे एकदम आग बबूला हो जाते हैं। पीछे से आए उस कंपेनियन के हाथों में एक बड़ा सा स्पीयर मेटलाइज हुआ था। वो कहते, लड़के लगता है तुझे मौत का वह नहीं है। बिना हेजिटेशन के वो जियान की तरफ लॉन्च हुआ था। हालांकि वो भाला बहुत ही पैना होता है और इसका मोमेंटम भी एकदम खतरनाक लग रहा था, लेकिन ये देख के जियान के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया था। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की हेल्प से वो पहले ही अटैक्स को भांप चुका होता है। जियान की रूलर हल्का सा हिलती है, सुनाई देती है क्लैंग क्लैंग की आवाज। उसने बड़ी आसानी से अटैक को रोक लिया होता है। इसी सीन को देख के उस भारी भरकम बंदे के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो बोलता है, समा खन्ना। हम उसे फिर से भाले को घुमाते हुए देखते हैं। हवा में जूजिंग साउंड सुनाई देती है। इसके सामने स्पेस का फैब्रिक भी टिक नहीं पाता, लेकिन जवाब सेम होता है। कुछ क्लैंग क्लैंग की आवाज के साथ हवा में चिंगारियां उड़ती हैं। जियान एफर्टलेसली अटैक्स को रोकता है। जियान की रूलर से एक और बार टकरा के वो पीछे चला जाता है। उसके चेहरे पे बहुत सीरियसनेस आ चुकी थी। हम उसे अपने कैप्टन की तरफ देख के फाइनली नोट करते हुए देखते हैं। दोनों अपनी दांती मीचते हैं। ऐसा लगता है इन दोनों ने अपने दांतों में कुछ दबा रखा हो। अचानक से दोनों के और शिफ्ट हुए थे। इनकी बॉडी से बाहर आने वाली एनर्जी एकदम ओमिनस हो जाती है, मतलब डार्क इविल पावर। जब जेनिस इविल रेस की पावर को सेंस करता है, उसे कुछ ही समय पहले का वो दर्द याद आता है जो ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी को दूर करने में उसे सहना पड़ा था। इस वजह से जियान की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो जाती हैं। पफ के साउंड के साथ एक गोल्डन ब्राउन फ्लेम उसकी बॉडी को घेरती है। इस फ्लेम के अपीयर होते ही वो दोनों बंदे बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इनमें से एक दांती मीस के बोलता है, डैम इट कैप्टन, ये कैसी फ्लेम है? ये हमारी पावर को सप्रेस कर रही है। उसके कैप्टन की
की आंखों में भी काफी अनईजीनेस दिखाई देती है। वो बोलते हैं हाँ ये फ्लेम हमारी पावर को दबाती है, हम इसे और मौका नहीं दे सकते। वो अटैक बोल के जियान की तरफ शूट होता है। जियान इस कैप्टन को देख के बोलता है इसकी असली स्ट्रेंथ बस 7 स्टार दोली के मिड स्टेज पे है। अगर वो इलिनेबल इसकी पावर नहीं होती तो इसकी स्ट्रेंथ लेट स्टेज पे नहीं पहुंच पाती। फिर इस पावर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब इन दोनों के और शिफ्ट हुए थे, पीछे का वो घायल डिसाइपल भी इन्हें सेंस कर लेता है। वो जियान से कहता है लिटिल ब्रदर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये दोनों लेट स्टेज 7 स्टार 2 एम्पर पे पहुंच चुके हैं। उस कैप्टन की कुल्हाड़ी जिसे एक इविल बड़ी पावर ने घेर लिया होता है वो सामने की तरफ हैक होती है। जब जियान सिस्टर ऑरे को फील करता है, इसे पहचानने में जियान को देर नहीं होती। वो कहता है ये ब्लड डीमन क्लैन का हो रहा है। उसके चारों तरफ की गोल्डन ब्राउन फ्लेम मूव करती है। जियान की स्पीड स्काई रॉकेट हो जाती है। एक पल वो एक जगह पे खड़ा था और अगले पल वो उस अटैक के सामने पहुंच गया होता है। ये टेक्निक होती है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का फर्स्ट स्टेप। जियान की रूलर बस यही नहीं रुकती, इस फर्स्ट स्टेप के पीछे जाता है तीसरा स्टेप जिसका नाम था स्विमिंग रूलर। बैंक की आवाज के साथ जियान ने उस कैप्टन को पीछे भेज दिया था। फिर वो कहता है सेकंड स्टेप स्टैकिंग वेव्स। जियान अपनी हैवी रूलर को तीसरी बार घुमाता है। इस अटैक का नाम था 1000 फीट। ये तीसरी रूलर स्ट्राइक उसके पिछले 2 अटैक्स में जाके मिलती है और ये हल्का सा शिफ्ट होकर चली जाती है उस कंपेनियन की तरफ जो जियान के ऊपर अटैक लॉन्च करने वाला था। उसे भरोसा था कि उसका कैप्टन जियान को कुछ समय के लिए रोक लेगा, तब तक वो उस टेक्निक को तैयार कर लेगा। इस वजह से जब तक वो पैनिक होकर अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए तैयार हो पाता, जियान का वो अर्थ शैटरिंग अटैक बूम के साउंड के साथ उसकी बॉडी से टकराता है। उस बंदे को चीखने का मौका भी नहीं मिला था। हम उसे बॉडी और सोल दोनों से तबाह होते हुए देखते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑब्लिटरेट होना। और पीछे घिसटने वाला कैप्टन अपने आप को स्टेबलाइज कर ही पाया था, तभी उसकी आंखों में आया होता ये नजारा। तुरंत ही उसकी आंखें खून से भर जाती हैं। वो किसी घायल जानवर की तरह बोलता है यू बेस्टर्ड। जियान जिसके कंधे पे रूलर रखी होती है वो कैप्टन की तरफ मुड़ के बोलता है तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें काफी जल्दी उसके पीछे भेजूंगा। अभी उस कैप्टन का गुस्सा पीक तक पहुंच गया था। वो जियान को यू करके 3 बार बेस्टर्ड बोलता है। ऑफ कोर्स इसमें और भी गालियां शामिल थी। वो फाइनली अपनी हथेली को ऊपर उठाते हुए बोलता है लड़के मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन तूने मुझे फोर्स कर दिया है। जैसे वो अपनी हथेली को अपने सर के ऊपर प्रेस करता है, उसके ऑरे में एक बार फिर से बदलाव आया था। अब वो ऑरा जिसमें थोड़ी इंसानियत बची हुई थी वो पूरी तरीके से ईविल हो जाता है। इसे देख के जियान की आंखें भी पैनी हो गई थी। वो कहता है एक सेकंड क्लास का ब्लड कर्स। मूनलाइट फेरी की रूइंस के बाद जियान को शक हो चुका था कि वाले रॉयल फैमिली इविल क्लैन से मिली हुई है, लेकिन अब चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं। वो कैप्टन जो कि पागलपन की हदें पार कर चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी में कई लाल रंग के सिंबल्स दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है लाल रंग के चमकने वाले निशान उसके पूरी त्वचा के अंदर घूम रहे हो। वो कहता है इंपीरियल सील एक्टिवेट। ये कहते उसका ऑरा राइज हुआ था। कुछ ही सेकंड में उसकी पिछली लेट स्टेज 7 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 एम्पर के परफेक्शन तक पहुंच जाती है। ये पावर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि वो सीधा डाई बोल के जियान के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। इस अटैक को देख के जियान कहते हैं हालांकि पास्ट में तो मुझे थोड़ा सा परेशान कर सकते थे, लेकिन अब मेरी सोल पावर और मेरी होली फ्लेम इस लेवल की इविल पावर को रोकने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। उस कैप्टन के अटैक का नाम होता है लिंक्टियन स्लैश। उसके पीछे की हवा में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई देती है। ये स्पेस के 2 हिस्से करते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी। जवाब देते हुए जियान स्काई शैटरिंग रूलर का 4 स्टेप यूज करता है। जियान हवा में रूलर को एक बार घुमा के ऊपर से नीचे की तरफ स्लैश करता है। ऐसा लगता है किसी ने चेन से स्पेस को खोल दिया हो। इसमें से 200-300 मीटर बड़ा एक गोल्डन रूलर ग्लोब बाहर आया था। बूम 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 के साउंड के साथ दोनों पार्टीज के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। रिलीज होती हैं शॉक वेव्स जो इंजर्ड डिसेबल को पीछे जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन शॉक वेव्स ने उस कैप्टन को भी पीछे भेज दिया था। जिस तरीके से जियान ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय किया होता है, उस बंदे की आंखें शॉक से भर जाती हैं। इंपीरियल सील के पावर बूस्ट के साथ भी वो इस लड़के का सामना नहीं कर पा रहा। वो कैप्टन कहता है ये लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ से जानने की जरूरत है। दोनों के बीच में इतना बड़ा स्ट्रेंथ गैप होने के बाद भी वो अपनी कुल्हाड़ी को स्टोरिंग में रख के तेजी से पीछे शूट हुआ था, लेकिन वो कुछ 10-15 मीटर ही पीछे जा पाया होगा। एक इनविजिबल लेकिन भयानक सोल वेव अटैक उसके कोर से टकराता है। ये था हुआंग डिवाइन एंगर। दिमाग एकदम झन्ना जानने की वजह से उसने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया होता है। युद्ध के मैदान में गूंजती स्विच ग्रग वाली आवाज जो उस बंदे की आंखों में थोड़ी क्लैरिटी वापस आई थी। वो पता है उसके सीने से एक रूलर आर पार हो चुकी है। जियान ने जब अपनी रूलर वापस खींची थी, उसकी फ्लेम्स की वजह से उस बड़े से घाव में से कोई खून नहीं बहता, बल्कि एक बड़ा सा आर पार वाला छेद दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो युद्ध के मैदान में हुआ उसे इंजर्ड डिसेबल ने अच्छे से देखा था, लेकिन जो भी हुआ उस पे उसे भरोसा नहीं होता। वो अचंभे से भरी आवाज में कहता है ऐसी टेरिफाइंग पावर। इस लड़के ने 2 लेट से 7 स्टार 2 एम्पर के एक्सपर्ट्स को कुछ ही पलों में फिनिश कर दिया। फिर से सबको शांत होते हुए देख के जियान एक हल्की स्माइल के साथ बस अपने सर को हिलाता है। लगता है अब कोई सच्चाई बताने को नहीं रह जाएगा। जियान का नेचर काफी कॉशियस हो गया था, मतलब वो हमेशा सतर्क रहता है। वो जानता था कि एक दुश्मन को भागने देना ये भविष्य में एक और बड़ी दुश्मन को तैयार करना है, क्योंकि अब
जब दोनों के बीच में कोई दोस्ती का चांस नहीं बचा तो फिर आरे पार ही होने दो। हालांकि बैटल बहुत लंबी नहीं चली थी, लेकिन इससे जियान को अपनी नई स्ट्रेंथ का एक बेसिक आइडिया लग गया होता है। हालांकि उसकी कल्टिवेशन अब भी वही होती है, लेकिन उसकी हेवन एम्पर रियल्म, ग्रेट परफेक्शन लेवल की सोल पावर, ये उसकी लाइफ फोर्स और टेक्निक्स दोनों को पैनापन दे रही होती है। उसके दिमाग में खुद से लेके सवाल चल ही रहे होते हैं। अभी वो इंजर्ड डिसेबल जो कि जियान की पावर को देख के अभी हिला हुआ होता है, हम उसे डर डर के पास आते हुए देखते हैं। वो पूछते हैं, लिटिल ब्रदर, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? फिर उसके डर का कारण होता है तो लेट से 7 स्टार दूधी से ऊपर के पावर हाउसेस को कुछ ही मूव्स में खत्म कर देना और ज्वाले रॉयल फैमिली के खिलाफ ऐसी टोन रखना। इससे दो चीजें साफ हो जाती हैं। पहली ये कि जियान के पास वो एबिलिटी और वो बैकग्राउंड है कि वो ज्वाले रॉयल फैमिली से भी डरता नहीं है, और दूसरी होती है उसकी खुद की स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स वो नहीं जानता था कि जियान ज्वाले इंपीरियल पॉइंट जाते जाते रॉयल फैमिली के हाथों से मरते मरते बचाए, और तो फैंक्शन पवेलियन ज्वाले रॉयल फैमिली के बीच के रिलेशनशिप भी खराब होते जा रहे हैं। साथ में वो अपनी वाइफ कैलिन के बारे में कैसे भूल सकता है। बेसिकली तीनों रास्ते जियान को ज्वाले रॉयल फैमिली का कट्टर दुश्मन बनाते थे। वो आगे बढ़कर उस घायल डिसेबल को सपोर्ट करके बोलता है, मेरा नाम जियान है। ये सुन के वो छोटे डिसेबल बोलता है, जियान? हाँ। वो हाथ ऊपर करके कुछ और बताने वाला था, तभी हम उसकी आंखों में डाउट को आते हुए देखते हैं। वो फिर से जियान को देखता है। अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदलते हैं। वो एस्टोनिशमेंट से भरी आवाज में कहता है, मैं तुम वही जियान हो जिसने ह्यूमन हॉल की उस मूविंग द रूलर टेक्निक को हासिल किया है? जियान नोट करके बोलते हैं, हाँ मैं वही हूँ। उसकी नजरें इस घायल डिसेबल की रूफ से हो जाती है। वो कहता है, सीनियर ब्रदर, आप हेवली प्लेस से होगे राइट? वो इंजर्ड डिसेबल बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। वो इंजर्ड डिसेबल खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहते हैं, मेरा नाम है डुआन यू और मैं हेवली पैलेस के 7 मेंबर्स में से एक हूँ, हालांकि मैं सबसे कमजोर हूँ। जियान हाथ कप करके बोलता है, तो आप सीनियर ब्रदर डुआन यू हो। उसने फैंक्शन पवेलियन में भी हेवन पैलेस के 7 डिसेबल्स के बारे में सुना होता है। इनमें से सब लोग कम से कम 7 स्टार दूरी तक पहुंच गए थे। लगता है वो र्यूमर सच थे। डुआन यू जो कि 7 में सबसे कमजोर होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी 7 स्टार दूरी की मिड स्टेज पे होती है। जियान बोलता है, सीनियर ब्रदर डुआन, यहाँ तक मुझे पता है हॉल मास्टर ने आपको गोस्ट रियल्म के एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए भेजा होगा, लेकिन फिर ये दोनों आपका पीछा क्यों कर रहे थे? तुरंत ही डुआन यू के चेहरे पे गुस्सा दिखाई देने लगा था। वो बोलता है, लंबी स्टोरी है। शुरुआत में पैलेस मास्टर ने हमें गोस्ट रियल्म के एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए भेजा था, इससे हमारा अनुभव भी बढ़ता, लेकिन एक्सीडेंटली हमें एक बहुत बड़ा राज मालूम पड़ा। ये सीक्रेट ज्वाले रॉयल फैमिली को इन्वॉल्व करता है, इस वजह से वो हमें शांत करना चाहते हैं। बात को सुन के जियान की आंखें नहर हो जाती हैं। वो पूछते हैं, क्या सीक्रेट? डुआन यू एक्सप्लेन करता है, शुरुआत में इंसानी दुनिया और गोस्ट रियल्म एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। दोनों के बीच में कई बार युद्ध हो चुके हैं, लेकिन अब ज्वाले रॉयल फैमिली गोस्ट रियल्म से मिलकर जॉन सेंटिन के ऊपर कब्जा करना चाहती है। क्योंकि डुआन यू को ज्वाले रॉयल फैमिली के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, उसे लग रहा था कि जियान बहुत शौक होगा, लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद भी जियान बस गहरी सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन में कहता है, लगता है ज्वाले रॉयल फैमिली के अंदर भी कई फैक्शंस बन चुके हैं। वो जानता था कि ज्वाले रॉयल फैमिली सोल क्लैन के साथ भी काम कर रही है, और एक बार तो वो मेडिसो क्लैन में भी घुसपैठ कर चुके थे। वही पे किंग ज्वालिंग के फादर ज्वांशिन के साथ गोस्ट इमोर्टल डार्क नाइट लड़ा था। वो इनके गोस्ट रियल्म से रिश्तों को जाहिर करता है। फाइनली जब ज्वाले रॉयल फैमिली के मेंबर्स उन इविल कर्स को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, बात साफ हो जाती है कि ज्वाले रॉयल फैमिली लीन इविल रेस से भी मिली हुई है। जियान को विचारों से बाहर लाते हुए डुआन यू कहता है, जून ने बदल जियान, तुम्हें इस बारे में सैक को खबर जल्दी देनी होगी, वरना हो सकता है हमारे भाई बहनों की जान चली जाए। ये सुन के जियान नोट करता है, लेकिन जब वो सोचता है कि ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का किनारा है, जियान ने एक निर्णय लिया था और डुआन यू से कहता है, सैक तो भी बहुत दूर है, सीनियर ब्रदर क्यों ना आप मुझे वहाँ पे ले चलो, और तो ज्वाले रॉयल फैमिली के साथ मुझे भी थोड़ा हिसाब किताब बराबर करना है। जियान के शब्दों को सुनकर डुआन यू तुरंत ही अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, ज्वाले रॉयल फैमिली ने 8 स्टार 2 एम्पर को भी भेजा है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। जियान डुआन यू को दिलासा देते हुए कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर ब्रदर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें इस जुए को खेलना ही होगा। और जहाँ तक बात रही 8 स्टार 2 एम्पर की, तो वो हमेशा अजय नहीं होते। अजय का मतलब होता है इनविंसिबल, जो कभी हारे ना। ऑफ कोर्स रियलिटी डुआन यू को भी पता थी, अगर जियान सच में सैक जाने की कोशिश करता है, जब तक हेल्प वापस आएगी वो सब मारे जा चुके होंगे। वो साय करके बोलता है, जाने दो, चलो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ। इसके साथ दोनों ने अपने और छिपाए थे और ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ गए होते हैं। जर्नी के दौरान जियान और डुआन यू के बीच में बातचीत बंद नहीं हुई थी। कुछ चीजों को डुआन यू एक्सप्लेन करते हुए चलता है। वो कहता है, ये गोस्ट रियल्म का बहुत जरूरी एंट्रेंस है, हम सब मिलकर उसकी सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन तभी ज्वाले रॉयल फैमिली हमें अचानक दर्द दबोचती है। वो कहता है, तुम्हें जो आसपास गोस्टली और सेंस हो रहा होगा वो इसलिए क्योंकि जब हम ज्वाले रॉयल फैमिली से फाइट कर रहे थे तो कई गोस्ट उस गोस्ट रियल्म के द्वार से बाहर आ गए। दुश्मन की ताकत के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। जैन पूछता है, हमारा एनिमी कितना स्ट्रॉन्ग है? अपने विचारों को इकट्ठा करके डुआन यू बताता है, मेरे आने से पहले 8 स्टार 2 एम्पर लेवल
लेवल के एक्सपर्ट्स मेरे सीनियर ब्रदर्स के ऊपर हमला कर रहे थे। मुझे लगता है अब तक वो और भी हेल्प बुला चुके होंगे मदद मांगने के लिए आने की वजह से। मुझे इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। जियानी सुन के सरप्राइज हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट किया होता है एक 8 स्टार 2 एम्पर, लेकिन तो 8 स्टार 2 एम्पर लेवल के एक्सपर्ट्स को यहाँ भेजना लगता है वाले रॉयल फैमिली घोस्ट रियल्म के इस दरवाजे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ज्ञान को से बोलते अगर बस एक होता उसे संभालने की मेरे पास तरकीबें हैं, लेकिन उन दोनों की वजह से अब चीजें बदलने वाली हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होगा। ये शब्द जियाने मनी मन में नहीं कहे थे। इन्हें सुन के डुआनियो कहता है यहाँ पे आने से पहले हमारे हेवली पैलेस के सबसे सीनियर ब्रदर ने उन दो में से एक 8 स्टार 2 एम्पर को बहुत गहरी चोटें दी थी। इस वजह से कहा जा सकता है कि अभी बस एक ही 8 स्टार 2 लेवल का एक्सपर्ट रह गया है जो पूरी तरीके से फाइट कर सकता है। फाइनली जियान के लिए भी चीजें थोड़ी आसान हो गई थी। वो बोलता है तो चलो उन्हें सबक सिखाया जाए। आखिरकार हमारे बर्निंग एसेंस पवेलियन के लोगों को इतनी आसानी से बुली नहीं किया जा सकता। जब वे दोनों अपनी स्पीड बढ़ा रहे होते हैं हमारे सामने का नजारा एक और फिर से बदला था। फॉरेस्ट ऑफ डेथ की वो जगह जहाँ रोशनी काफी कम मौजूद होती है, बस दिखाई देता है घना काला धुआं। जब हम थोड़ा सा जूम करते हैं फोकस जाता है करीब 100 मीटर चौड़ी खुली सी जगह पे। इसके बिल्कुल बीच में होता है एक सूखा कुआं। ये कुआं गोल नहीं बल्कि चौकोर होता है। वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पत्थरों से बना होता है। इनके ऊपर कई मिस्टीरियस रूम्स मौजूद होते हैं। ये रहस्यमय निशान जो कि किसी एंशिएंट लैंग्वेज के लग रहे थे वो कंटिन्यूअसली फ्लेकर हो रहे होते हैं। इनको डिम और चमकती हुई रोशनी बताती है ये किसी चीज को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी कुएं में से थोड़ा थोड़ा करके घोंसली और बाहर आ रहा होता है। अभी हम देख सकते हैं इस कुएं के चारों तरफ 6 फिगर्स को जो बैठे थे अपने पैरों को मोड़ के। खासकर इन सभी को जिस लाइट फॉर्मेशन ने ढक रखा होता है वो काफी मजबूत लग रही थी। ये 6 लोग भी गहरी चोटों को लिए हुए थे। ऐसा लगता है कुछ ही समय पहले उन्होंने एक इंटेंस बैटल लड़ी हो। तभी इस फॉर्मेशन थोड़ी दूर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है ही थर्ड प्रिंस। रात को देख के समझ में आता है कि हेवली पैलेस के 6 मेंबर्स बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। जब हम इस आवाज की तरफ फोकस करते हैं सबसे पहले दिखाई देता है थर्ड प्रिंस जुआनमियो। उसकी आंखें अभी कोल्ड होती हैं। वो कहते हैं इन सातों को हर कीमत में मरना होगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी फैक्शन पवेलियन पहुंच पाया तो ये हमारी रॉयल फैमिली के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। जुआनमियो के दिमाग में अभी उस यिंगटोंग की मेमोरी साफ होती है। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है उसी यिंगटोंग की जो पवेलियन मास्टर फेंटियन का इकलौता डिसाइपल था। जुआनमियो किसी भी कीमत पे फैक्शन पवेलियन में एक और ऐसे जीनियस को राइज नहीं होने दे सकता था। अब यिंगटोंग को खत्म करने के लिए रॉयल फैमिली ने लगभग अपनी पूरी पावर लगा दी थी। हालांकि पूरे मामले के बारे में बर्निंग एसेंस पवेलियन कभी जान नहीं पाया। जुआनमियो से भूल नहीं सकता है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसके फादर किंग ज़ोर्लिंग ऑफिशियली सिंहासन छोड़ देंगे और तब वो थ्रोन होगा उसका। अगर वो फ्यूचर में अच्छे से रूल करना चाहता है उसे अपने रास्ते से फैक्शन पवेलियन की बड़ी परेशानी को हटाना ही होगा। जुआनमियो के साइड में खड़ा एक ब्लैक रोडमैन उसे बताता है थर्ड प्रिंस आप चिंता मत कीजिए, उन सातों में से बस एक भाग पाया है और वो सबसे कमजोर था। उसका शिकार करने के लिए हमने पहले से ही 2 लेट से 7 स्टार 2 एम्पर को भेजा है। वो अब लौट ही रहे होंगे। ये सुन के जुआनमियो खुश हो गया था। वो हाथ कप करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं डेप्यूटी कमांडर का पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा। वो जानता था कि जो दोनों डुआनियो का शिकार करने के लिए गए हैं उसे भविष्य में उनके ऊपर ही निर्भर करना होगा। इस वजह से जुआनमियो पहले अपने रिश्ते अच्छे कर रहा था। अगर बात करिए उन दोनों की जिन्हें जियान ने अभी खत्म ही किया था और जिनका जुआनमियो इंतजार कर रहा है, तो वो दोनों वुल्फ ईगल लीजन में कमांडर और वाइस कमांडर को छोड़ के स्ट्रॉन्गेस्ट थे। दोनों के असली नामों को इतिहास से मिटा दिया गया था। वो काली पोशाक वाला बंदा बोलता है मुझे मानना होगा कि हेवली पैलेस की स्ट्रेंथ मेरे एक्सपेक्टेशंस के बाहर है। इनके सामने हमारी 2 8 स्टार 2 दी, 5 लेट से 7 स्टार 2 दी और 3 मिड से 7 स्टार 2 दी को लगभग मुखी खानी पड़ी। जुआनमियो के साथ आई वुल्फ ईगल लीजन। इसके कमांडर का नाम होता है वुल्फ हेड और वाइस कमांडर का नाम था वुल्फ ड्रैगन। इन दोनों में वाइस कमांडर वुल्फ ड्रैगन को हेवली पैलेस के सीनियर ब्रदर ने गहरी चोटें पहुंचाई होती हैं, इसलिए वो फाइट करने की हालत में नहीं होता है। जुआनमियो कहता है अगर आप दोनों कैप्टन हमारा साथ नहीं दे रहे होते तो लगता है मैं इस बार इस मिशन में फेल होने वाला था। अच्छी बात है कि अभी लोग बच नहीं सकते हैं। कमांडर आप ही चिंता मत करो, जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा आपको मिलने वाला इनाम निराश नहीं करेगा। जब कुएं के चारों तरफ बैठे हेवली पैलेस के लोग इन रॉयल फैमिली के लोगों की बातें सुनते हैं इनका गुस्सा और बढ़ जाता है। उन 6 में से एक लड़की कोल्ड आवाज में कहती है घटिया लोग, इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स और 2 8 स्टार 2 एम्पर की हेल्प के बाद भी इस थर्ड प्रिंस जुआनमियो ने उनके ऊपर चुपचाप से हमला किया। अच्छी बात है कि इन सभी को जुलाओ ने पहले एक फॉर्मेशन सिखा दी थी, लेकिन अब परेशानी ये है कि इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो कुछ समय के लिए खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके से यहाँ फंस भी चुके हैं। जब इस लड़की की गुस्से से भरी पैनी आवाज को वो प्रिंस जुआनमियो सुनता है वो हंस के बोलता है ओ तो तुम फैक्शन पवेलियन के लुआनियो हो। सच में तुम्हारी सुंदरता की कहानियां गलत नहीं है। ये लड़की लुआनियो जिसकी स्ट्रेंथ मिड से 7
स्टार दूरी की होती है वो हेवली पैलेस में नंबर 5 पे आती थी। बेसिकली दूर से किसी गुड़िया की तरह लगती थी और मैं अंगों का फालतू में प्रचार नहीं करूंगा। प्रिंस जॉनमी की तारीफ को सुन के इस बार जवाब किसी और से आया था। ये बोलने वाला होता है हांगकांग, जो हेवली पैलेस में 3rd प्लेस पे होता है। ये एक लेट से 7 स्टार दूधी था। वो हम्प करके बोलता है जॉनमी, तुम्हारी ज्वाले रॉयल फैमिली घोस्ट रियल्म के साथ मिली हुई है और इस तरीके से तुम सभी ने जॉन सेंटियन के नियमों को तोड़ दिया है। जब ये खबर सैक तक पहुंचेगी तो मौत से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर जॉनी अपने सिर को हिला के बोलता है और जो तब पहुंचेगी जब तुम लोग जिंदा बचोगे और तुम्हारी यहाँ पे नियमों की बात करने की हिम्मत होगी। क्या तुम नहीं जानती कि रूल्स को बस स्ट्रॉन्ग लोग बनाते हैं? अगर किसी के पास पावर होती है तो वो इन रूल्स को चेंज भी कर सकता है। प्रिंस जॉनमी के शब्दों को सुन के वो लुआनियो और बाकी के लोग अपना पारा खोने लगते हैं। उन खेमे से अभी शांत वो सीनियर पद्धर ही होता है। वो कहता है तुम सब शांत रहो, इन बातों को अपने दिमाग तक मत पहुंचने दो। ये हमें मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है जिससे फॉर्मेशन पहले ही टूट जाए और तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हेवली पैलेस के लोगों को अपने सीनियर ब्रदर पे बहुत भरोसा था। ये सब नोट करके शांत हो गए थे। जो जॉनी अपनी तरक्की को असफल होते हुए देखता है वो हेवली पैलेस के सीनियर ब्रदर से बोलता है म्यू टियानियोन, आज तुम्हारा हेवली पैलेस के सीनियर ब्रदर का स्टेटस भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आज बस तुम सभी नहीं मरोगे बल्कि घोस्ट रियल्म भी जॉन सेंटियन में घुसपैठ करेगा और तब फंक्शन पवेलियन को ढहने से कोई नहीं रोक सकता। हेवली पैलेस का सीनियर ब्रदर म्यू टियानियोन, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है, वो जवाब देते हुए बोलता है तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर तुम सील को तोड़ना ही चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। वो प्रिंस जॉनमी समझ गया था कि चीजें ऐसे काम नहीं करने वाली। वो कहता है अभी मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है आप सभी हमला करो। ये सुन के वुल्फ ईगल लीजन का लीडर वुल्फहेड प्रिंस से बोलता है प्रिंस हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, ये फॉर्मेशन बहुत पिक्यूलियर है, इसे तोड़ने में हमें नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। ये सुन के जॉनमी काले रंग के स्क्रोल को बाहर निकालता है। इस स्क्रोल को जैसी घोस्टली एनर्जी ने घेर रखा था वो क्लियर कर देता है कि चीज कहाँ से आई है। जॉनी बोलता है आगे बढ़ो, सारी नुकसानों की जिम्मेदारी मेरी होगी। उस एंशिएंट घोस्टली स्क्रोल को देख के हेवली पैलेस के डिसाइपल्स नर्वस हो जाते हैं। वोंगकंग कहता है सीनियर ब्रदर क्या 7th ब्रदर सच में मत लेके लौटेगा? म्यू टियानियोन इससे पहले इसका जवाब दे पाता। वो लड़की लुआनियो बोलती जरूर लौटेगा। उन शब्दों ने सब में जान फूंक दी थी। वोंगकंग और बाकी लोग बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो हम फाइट करते हैं। जब यहाँ इन दोनों पार्टीज के बीच में युद्ध का आगाज होने वाला था इनमें से कोई नोटिस नहीं कर पाता कि इस ईरी घोस्टली मिस्ट के बीच में चुपचाप से 2 फिगर्स फैंटम की तरह अपीयर हुए हैं। सवाल ये है कि क्या इन दोनों की वजह से कोई बदलाव हो पाएगा? चलो हम इसके उत्तर को जानते हैं अगले एपिसोड में। ऑफ कोर्स एंट्री हुई है जियान की, तो फिर सिचुएशन क्यों नहीं चेंज होगी? नेक्स्ट एपिसोड में हम इस बैटल को देखेंगे। पहली एंट्री होगी जियान की और वो पहली बार बिना गोल्डन ड्रैकिंग या किसी और की हेल्प से एक 8/2 एम्पर को खत्म करने वाला है। हालांकि जियान ने खात्मा तो डोंगजुआन का भी किया था जो एक जेन्युइन 2 इमोर्टल था। बस फर्क इतना है कि उससे जूला, पवेलियन मास्टर फेंटियन और बाकियों ने अधमरी हालत में छोड़ दिया होता है। जियान को बस फिनिश करना पड़ा था। चलो ये बातें तो होती रहेंगी। आप हमें ये बताओ कि क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है? अगर आपके दिमाग में इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं उसे रीड करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे चैनल की मेंबरशिप लगातार चल रही है और हम कंटिन्यूअसली अर्ली एक्सेस के वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। यहाँ सारे नॉर्मल मेंबर्स के लिए कल रिलीज होने वाला एपिसोड शाम को ही अवेलेबल हो जाता है। वहीं पे जिनका मेंबरशिप लेवल होता है इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर, वो 2 या 3 एपिसोड आगे रह पाते हैं। डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस। अगर आप भी हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनके अर्ली एक्सेस फीचर का बेनिफिट लेना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो ज्वाइन बटन को। चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा।